स्वागत दोस्तों, आगे सामने मौत पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नागो बताएंगे दोस्तों, जिस नेता ने बीजेपी को 3% से 11% तक पहुंचाया दोस्तों, उसी नेता ने इस्तीफा देने के साथ ही पूरी भाजपा को खत्म कर डाला है। दोस्तों बताएंगे कैसे कि अन्नामलई के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफे की झड़ी लग गई है दोस्तों, और कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बताएंगे कैसे पूरी बीजेपी तमिलनाडु के अंदर लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गई है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में ममता बनर्जी के साथ में आकर बगावती नेताओं का एक ग्रुप आकर खड़ा हो गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में खान सर पर एफआईआर को लेकर नई अपडेट सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन की परसों होने वाली बैठक से पहले डीएमके वाले बोल रहे थे कि हम नहीं आएंगे मीटिंग में दोस्तों, लेकिन थालापति विजय की पार्टी ने दिया जोरदार तरीके से डीएमके को झटका। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर पहले भी बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था और आगे भी भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा कार्ड खेला गया दोस्तों। 2020 के अंदर कर्नाटका के अंदर एक आईपीएस अधिकारी के अन्नामलई को जमकर प्रचार प्रसार करके सिंघम बनाने की कोशिश की गई दोस्तों, यानी सिंघम आईपीएस अधिकारी इस तरीके का दावा किया गया दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कर्नाटका में भाजपा की सरकार के टाइम में इनकी पूरी इमेज ब्रांडिंग की गई। इसके बाद जब तमिलनाडु में आते हैं दोस्तों, तो 2021 के अंदर इनको चुनाव लड़वाया गया बीजेपी के द्वारा और भाजपा के टिकट पर बुरी तरीके से चुनाव हार गए दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की 2023 से 24 के बीच में, यानी एन मन एन मकल यात्रा शुरू की, जिससे आम जनता को जोड़ने की कोशिश की दोस्तों। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु के ये व्यक्ति थे और बीजेपी ने पूरा प्रचार में खर्च किया था, तो इसके बाद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है दोस्तों। जिस तमिलनाडु के अंदर बीजेपी 2-3% वोट लेकर आ पाती है दोस्तों के अन्नामलई के कारण भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 11% से ऊपर पहुंच गया, यानी 11% बीजेपी को वोट मिला। जिसके बाद दिल्ली में बैठे बीजेपी के एक फर्जी चाणक्य को लगा कि अन्नामलई को हटाकर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और एआईएडीएमके के साथ में गठबंधन किया गया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी थालापति विजय की लहर में पूरी तरीके से सिमट गई और 2% वोट शेयर रह गया दोस्तों। और पिछली बार 3 सीटें जीते थे, इस बार तो केवल 1 ही सीट जीते हैं। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई दोस्तों। ऐसे में कि अन्नामलई के नाम पर जो वोट परसेंट बढ़ा था वो भी पूरी तरीके से हाथ से चला गया। इसके बाद अन्नामलई ने भारतीय जनता पार्टी की कलाई खोल दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं पछता रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में रहकर ये सोच रहा था कि मैं भाजपाई हूं या तमिलियन हूं, यानी भाजपा की विचारधारा को लेकर चलो तो वो तमिल विचारधारा के खिलाफ हो जाती है और अगर तमिलियन विचारधारा को लेकर चलो तो वो भाजपा से सूट नहीं करती। और इसी द्वंद में फंस गए थे कि अन्नामलई दोस्तों एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी के पूर्व नेता के अन्नामलई ने भाजपा को तमिल विरोधी बताया है दोस्तों। और बची हुई तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी को भी रामेश्वरम में जाकर पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि विसर्जन करने का मन बना चुके हैं दोस्तों के अन्नामलई। और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया दोस्तों और एक नया मूवमेंट शुरू कर दिया, यानी आम जनता से जुड़ने के लिए बोला दोस्तों, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से सेंधमारी करते पूरी तमिलनाडु भाजपा को खत्म करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली दोस्तों। और एक दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। जो अपडेट है वो ये कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों नागराजन, उन्होंने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। राज्य बीजेपी के जो सचिव हैं सुमाथी वेंकटेश, उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। 2024 में एमपी के चुनाव लड़ने वाले, यानी सांसदी का चुनाव लड़ने वाले, टिकट पर मैदान में उतरने वाले पोलाची लोकसभा सीट से लड़ने वाले के वसंता राजन ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए अन्नामलई का समर्थन कर दिया दोस्तों। और मामला यही नहीं रुका, और भी बड़े नेता चंद्रशेखर जो दक्षिण जिले के अध्यक्ष, उन्होंने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। ऐसे ही जो स्टेट के लीगल कन्वीनियर है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के, यानी संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के, उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तमिलनाडु में अन्नामलई के समर्थक जुट गए हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि अन्नामलई के जाते ही बीजेपी तमिलनाडु के अंदर बची कुछ स्थिति से पूरी तरीके से समाप्त हो गई है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये तो शुरुआत है, तमिलनाडु के अंदर जो रणनीति अपना रहे थे बीजेपी के तथाकथित चाणक्य, वो रणनीति औंधे मुंह गिर गई है दोस्तों। बीजेपी का उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, ये इस्तीफे दे रहे हैं और इसे साफ तौर पर तमिलनाडु के अंदर स्थिति पूरी पलट गई है, ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है। और अन्नामलई जिस तरीके से बीजेपी को तमिल विरोधी बता रहे हैं दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर अन्नामलई को जनता का समर्थन मिल भी गया, तभी तमिलनाडु की जनता की दबाव में ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इनकी राजनीति अब भाजपा विरोधी और तमिल समर्थन में शुरू हो चुकी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की विचारधारा और संघ की विचारधारा को तमिलनाडु की विचारधारा के खिलाफ माना जाता है, इसीलिए तमिलनाडु में बीजेपी का घुस पाना असंभव है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
8 तारीख को ममता बनर्जी दिल्ली आ रही है दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगी। ऐसे में ममता बनर्जी वापस से अपने खोए हुए समर्थन को इकट्ठा कर रही है दोस्तों। दरअसल अपडेट ये है कि 58 विधायकों के पलटी मारने के बाद यानी बगावत करने के बाद जो इस बगावत को तूल दे रहे थे ऋतव्रत बनर्जी, अब उनके खिलाफ ही पार्टी के अंदर बगावत हो गई है। यानी जो गुट बगावत करके गया है उसी ने ऋतव्रत बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़े और जो भी इसे रोकने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ बगावत करेंगे। एक तरीके से ऋतव्रत बनर्जी को बता दिया गया है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी का विरोध किया था, ममता बनर्जी का विरोध नहीं किया था और इसीलिए ममता बनर्जी से विधायकों को दूर नहीं किया जा सकता। पांचला में टीएमसी के विधायक गुलशन मलिक के द्वारा यह बयान दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सर्वोसर्वा नेता थी, नेता है और नेता रहेंगी, ममता बनर्जी से इतर कोई और अगर पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो दूर किसी सपने में वो विचार जरूर कर सकता है, लेकिन अंततोगत्वा सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी के इतर कोई और तृणमूल कांग्रेस की राजनीति नहीं कर सकता। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर खान सर के पीछे पूरा का पूरा इकोसिस्टम लग गया है उनको परेशान करने के लिए। दोस्तों अब जो अपडेट सामने आ रही है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। यानी खान सर से जुड़े हुए फायरिंग विवाद के मामले को लेकर पटना में खान सर को फंसाने की कोशिश के तहत एक मुकदमा दायर किया गया है दोस्तों। पटना के कदम कुआं थाने के अंदर खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो काफी गंभीर धाराओं में मुकदमा है दोस्तों। ऐसे में खान सर जो देश की अर्थव्यवस्था और देश में बढ़ रही बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए सबसे अग्रिम स्थान पर दिखाई देते हैं, यानी सबसे आगे दिखाई देते हैं, आज उन्हीं को किसी न किसी मामले पर पकड़ने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आर्म्स एक्ट और इसके बाद ये जो अलग अलग गंभीर धाराओं में मुकदमे किए गए साफ तौर पर आवाज दबाने का एक प्रयास है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के नामांकन दाखिल कर दिया है दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी, डीके शिवकुमार मौजूद रहे और साथ में सिद्धरमैया दिखाई दे रहे। कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से कर्नाटका से राज्यसभा का चुनाव जीतकर देश की राजनीति में आ रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई है, जहां पर दिग्विजय सिंह ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है दोस्तों। इसमें उन्होंने एनटीए की ओर से आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक या अनियमितताओं की घटना पर आवश्यक कदम उठाने को लेकर श्वेत पत्र जारी करने के लिए बोला है। यानी ये पूछा जा रहा है कि सरकार बताए कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण यानी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक के आरोप में 12 मई को पेपर को रद्द किया गया, जिसकी जांच सीबीआई से कराई जा रही है। ये परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों की पीड़ा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि लाखों छात्रों पर भारी दबाव है, व्यवस्था में उनका विश्वास मजबूत करना जरूरी है। मैं एक बार बहुत जरूरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं और चिंता व्यक्त करने के लिए आपको पत्र लिख रहा हूं। जो पिछले कुछ हफ्तों में कई छात्रों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, मैं सवाल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार से इस मामले को लेकर जवाब देने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह गए थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी ने अब इसे लेकर अपना वीडियो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने निकोबार दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया दोस्तों, जिसमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सेना के लिए अगर पोर्ट बनाया जा रहा हो तभी उस बात को स्वीकार किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन वहां पर बड़े बड़े रहने की जगह, बिल्डिंग वगैरह बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से दोस्तों एक शहर, छोटा सा शहर बसाने की कोशिश की जा रही है, जिस बात को लेकर राहुल गांधी काफी नाराज है, क्योंकि किसी भी तरीके से अंडमान निकोबार जो एक पुराना भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर दोस्तों करोड़ों साल से पेड़ पौधे और जीव जंतु रह रहे हैं, उनको बर्बाद करने की एक साजिश चल रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं भारत के सबसे दक्षिणी सिरे पर गया, मैं इंदिरा पॉइंट पर गया और वहां पर खड़ा था। मैं उन पेड़ों के नीचे चला जो सदियों से खड़े हैं। मैं धरती पर सबसे ज्यादा जीवंत कोरल रीफ में गोता लगाकर आया हूं, यानी जीव जंतुओं के बीच जाकर आया हूं। आदिवासी समुदाय के बीच में भी जाकर आया हूं, जिनकी जमीन फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन करके छीन लिया जा रहा है। बसने वाले जिसमें से कई पुराने सैनिक थे, जिन्हें भारत सरकार ने इन द्वीप पर बसाया है, जिन्हें सही मुआवजा नहीं मिला है। मोदी सरकार और बीजेपी आपको बताती है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रक्षा के बारे में है, यानी डिफेंस के बारे में है। आईएनएस बाज का विस्तार करे, हम सरकार का पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। हमारी नेवी 5 साल से इसके विस्तार करने की मांग कर रही है, इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। वे आपको बताते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत पहले ही केरल के अंदर एक बना रहा है जो मुख्य भूमि पर है।
असल में यह क्या है, ये 1.5 करोड़ पेड़ काटने का एक तरीका है। कोरल रीफ को सरकारी नक्शों से मिटा दिया गया है और सैनिकों और आदिवासियों को हटा दिया गया है ताकि एक बिजनेसमैन भारत की सबसे जरूरी इकोलॉजिकल जमीन पर होटल और कसिनो बना सके। मैंने जितने भी युवा भारतीयों से बात की है वे इसे बात को समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई भी मुनाफा उस चीज को बर्बाद करने के लायक नहीं है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। यानी दोस्तों करोड़ों साल लगे जिस पेड़ पौधों को उगने के लिए और जिसको एक पूरा इकोसिस्टम बनने के लिए, उसे बर्बाद किया जा रहा है केवल बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए। और आप लोग जानते हैं कि एक उद्योगपति को इससे फायदा हो रहा है। दोस्तों भाजपा कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बिल्डिंग बनाना और रेस्टोरेंट बनाना क्यों जरूरी है, इसका जवाब भाजपाइयों के पास नहीं है। दोस्तों इस बात को लेकर राहुल गांधी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ ही साथ तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके का समर्थन देकर डीएमके पार्टी के साथ धोखा किया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के विश्वासघात के कारण इंडिया ब्लॉक की 8 तारीख को यानी परसों होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों उनके द्वारा दिए गए इस बयान को इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि डीएमके पार्टी नाराज चल रही है और कांग्रेस पार्टी पर उसका आरोप है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि डीएमके वालों ने धोखा दिया है। हर बार डीएमके वाले सरकार बनने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को मंत्रिमंडल का कोई हिस्सा नहीं देते थे। दोस्तों केवल 1-2 राज्यसभा की सीट देकर टरका दिया करते थे और इन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस नाराज थी और थालापति विजय के साथ में वो भी चुनाव के बाद गई है, जब पहले पूरी तरीके से डीएमके के साथ खड़ी रही। लेकिन आम जनता ने ही जब डीएमके को खारिज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी क्यों डीएमके पार्टी के साथ में जाएगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों और अब डीएमके वाले बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा बुलाई जा रही 8 जून की बैठक में नहीं जाएंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी ने तो कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों, लेकिन थालापति विजय की पार्टी ने इस मामले पर कोई मौका नहीं छोड़ा है डीएमके पार्टी को एक्सपोज करने का। थालापति विजय की पार्टी के जो एमएलए है दोस्तों मुस्तफा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीएमके के लोग इंडिया गठबंधन की बैठक का बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं। डीएमके की विचारधारा बीजेपी के साथ समझौतापूर्ण विचारधारा है और उन्होंने कहा कि डीएमके अब पूरी तरीके से भाजपा के पाले में खेल रही है और इसीलिए इनसे अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप जवाब दे टीवीके पार्टी का डीएमके वाले, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है और वो भी विचारधारा के आधारित बैठक है। ये किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन नहीं बल्कि देश के संवैधानिक विचारों का एक गठजोड़ है दोस्तों, एक एकजुटता है जिसको हमेशा से आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश के संवैधानिक विचारों पर पूरी तरीके से विश्वासघात हो रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की तरफ, जहां पर आज 6 तारीख के दोस्तों दिल्ली के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन बुलाया गया था और अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि जंतर मंतर पर आज जो प्रदर्शन होने वाला है वो प्रदर्शन हो सकता है कि एक बड़ा हो दोस्तों, क्योंकि कई सारे बड़े लोगों ने सपोर्ट किया है दोस्तों। खासकर जो आम आदमी पार्टी है और उसके जो नेता है उन्होंने खुलकर कहा है कि वो इसका समर्थन करेंगे और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जनता की आवाज है। हालांकि कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा ने इस मामले से अपने आप को दूर रखा है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो नेता है वो आम आदमी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक मिलते हैं और ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी कितना भीड़ जुटा पाएगी इस पर निर्भर करेगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो इस्तीफे की मांग कर रही है, देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, ये ओरिजिनल मांग तो कांग्रेस पार्टी और उसके युवा मोर्चा की है। और वैसे भी अगर कॉकरोच जनता पार्टी को आंदोलन करना था तो उनको सारी पार्टियों को बुलाना चाहिए था और खासकर जो कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आइए, आंदोलन मिलकर करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से ज्यादा करीबी अपने आप को दिखाना चाहते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर मल्लाह समाज की राजनीति करते हैं संजय निषाद दोस्तों, लेकिन केवल राजनीति करते हैं समाज की, बाकी फायदा अपने परिवार के लोगों को पहुंचाते हैं। ये आरोप इनके ऊपर एकदम सही है क्योंकि इनका बेटा हो या फिर इनके परिवार के अन्य लोग हो, सबको ये बड़े बड़े पोस्ट पर अपनी पार्टी के अंदर पहुंचा चुके हैं और खुद मंत्री बनकर बीजेपी सरकार में काम कर रहे हैं। और इनका जो असली मुद्दा निषाद समाज के लोगों के लिए एससी आरक्षण का था दोस्तों, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद संजय निषाद अपने आप को निषाद समाज का एक बड़ा नेता बताते हैं। लेकिन अब गाजीपुर उत्तर प्रदेश के होटल व्यवसायी के बेटे की मौत का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि निषाद समाज से ही आने वाले होटल के से जुड़े हुए कारोबार करने वाले व्यवसायी के बेटे कमलेश बिंद का पुलिस ने एनकाउंटर कर डाला दोस्तों। उन्होंने इसे गलत बताया, यानी संजय निषाद अब इस मामले को लेकर फंस गए हैं क्योंकि निषाद समाज के एक बेटे के साथ अन्याय हुआ है। ये आरोप लगातार लग रहे हैं दोस्तों। इस पर सीतापुर में निषाद समाज के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा कार्यकर्ता और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोगों की कमर के ऊपर गोली मारी जा रही है, जो गलत है। निषाद ने स्पष्ट
स्पष्ट किया कि कमलेश बिंद परिवार के पूर्ण समर्थन के साथ हम लोग खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। परिवार का आरोप है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है। ऐसे में दोस्तों कमलेश बिंद के बड़े भाई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि उनके भाई का नाम फर्जी तरीके से मुकदमे में जोड़ा गया और घटना के समय कमलेश रामगढ़ बिहार में थे, फिर भी पुलिस ने उसे उठाकर लेकर आए और फर्जी एनकाउंटर किया। परिवार का कहना है कि कमलेश सपा कार्यकर्ता था और बैकवर्ड वर्ग से आता था, समाज से आता था और इसीलिए ऐसा किया गया। इस मामले को लेकर दोस्तों संजय शाह के पास कोई जवाब नहीं है। जिस सरकार का वो हिस्सा है उस सरकार में एक समाज को न्याय दिलाने के लिए वो कहते हैं कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन न्याय दिलाना तो दूर की बात, पुलिस वाले उठाकर ले आकर एनकाउंटर कर दे रहे हैं। सोचिए कितना गंभीर मामला है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि टाइम आ चुका है संजय निषाद को लेकर जो भ्रम है दोस्तों कि वो निषाद समाज के नेता है वो टूटने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के बीच में खींचतान देखने को मिल रही है। झारखंड में 2 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। आंकड़ों के गणित के मुताबिक ये दोनों सीटें सत्ताधारी गठबंधन के खाते में आ जाएगी। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन में ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीते गुरुवार को 4 जून की शाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से बिना किसी सहमति के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान किए जाने को लेकर गठबंधन के अंदर विवाद शुरू हो गया दोस्तों, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसका विरोध किया। बैठक के बाद खबर सामने आई है कि सभी विधायक और मंत्रियों ने एक सुर में राज्यसभा की दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार उतारने का समर्थन किया है। 5 जून को होने वाले प्रत्याशियों के फैसले को लेकर काफी चर्चा हुई दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने प्रणव झा को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल रही है क्योंकि उनको नहीं बताया गया तो वो खुद का उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिल जाएगा अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी आला कमान की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कोई दखल दिया जाएगा। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर एक और बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि महुआ मोइत्रा ने बागी विधायक पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी छोड़ने वाले विधायक पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बागी विधायकों पर ममता बनर्जी के नाम और नेतृत्व और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा में पहुंचने और उसके बाद अपने जीतने के बाद आम कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेरने को लेकर विरोध जताया। दोस्तों महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बागी विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में बैठने का अपना पूरा हौसला छोड़ दिया है। इनकी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, जबकि आम जनता ने इनको बीजेपी के खिलाफ वोट दिया क्योंकि ये टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं। ममता बनर्जी के कहने पर आम जनता ने इनको वोट दिया है, लेकिन इनमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। महुआ मोइत्रा आगे कहती है कि अगर इनमें वास्तव में हिम्मत है या फिर इनको लगता है कि ये कुछ भी फैसला अपने हिसाब से ले सकते हैं, पार्टी का कोई रोल नहीं होगा, तो वास्तव में अगर जनाधार इनको लगता है कि इनका है तो ये अपने पोस्ट से इस्तीफा दे, विधायकी से इस्तीफा दे और बीजेपी मूल में जाकर मिल जाए। बीजेपी का प्रतीक चिन्ह यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में कूद जाए। इसके बाद टीएमसी अपना उम्मीदवार उतारेगी और इनको इनकी असलियत पता चल जाएगी। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि इन बागी विधायकों में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में बैठने का बिल्कुल साहस नहीं है। उन्होंने दावा किया कि 58 विधायकों में से प्रत्येक पर किसी न किसी तरीके का प्रेशर पॉइंट है, यानी किसी तरीके का दबाव जरूर है, जबकि जनता ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एआईटीसी और ममता बनर्जी के नाम पर वोट दिया था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के भीतर शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वे लोग भाग सकते हैं। साथ साथ महुआ मोइत्रा को विश्वास है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व में वापस से उभर कर सामने आएगी। साथ साथ गुजरात की एक कंपनी दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट के द्वारा 15 लाख करोड़ का अपना रेवेन्यू बताया गया, और एक कंपनी जो स्विट्जरलैंड के अंदर बनाई गई थी इस भारत की कंपनी के द्वारा उसे दावा किया गया कि स्विट्जरलैंड की उसकी कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, यानी अच्छा खासा रेवेन्यू है। इस आधार पर दोस्तों शेयर मार्केट में जमकर पैसे बटोरे गए और लोगों ने पैसा भी लगाया। उनको लगा कंपनी बोल रही है कि 15 लाख करोड़ का उनके पास रेवेन्यू है तो कंपनी अच्छा कर रही होगी, और कई सारे ऑडिट हुए दोस्तों तो उसमें भी ये बात सही दिखाई दे रही थी। 5 साल तक इन्होंने छुपा कर रखा। अब पता चला है कि 15 लाख करोड़ का जो ये दिखा रहे थे कि इनके पास रेवेन्यू है, जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये तो बड़ा गोलमाल है दोस्तों। इसके बाद सेबी ने इस मामले को लेकर कड़ा फैसला लिया दोस्तों। कड़े फैसले के साथ साथ सेबी ने किसी भी तरीके के ट्रेडिंग पर रोक लगा दी, यानी किसी भी तरीके से व्यवसाय पर रोक लगा दी दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे आम जनता के करोड़ों रुपए डूब गए। लगभग माना जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए एलआईसी के डूबे हैं। जो एलआईसी जिसमें जनता के पेंशन के पैसे लगते हैं दोस्तों, आम जनता सेविंग के लिए पैसा लगाती है एलआईसी में ये सोचकर कि ये सरकारी कंपनी है और उसकी पूंजी को बचा कर रखेगी। लेकिन एलआईसी क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में पैसा लगाती है दोस्तों, अब इसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है तो एलआईसी के पैसे के कारण अब दोस्तों आम जनता को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के जो दोस्त हैं राजेश भाई, उसने 15 लाख करोड़ का घोटाला किया है। मेहुल भाई, विजय भाई, नीरव भाई, ललित भाई, राजेश भाई, ये सब नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। ये भाईचारा देश पर महंगा पड़ रहा है, यानी नरेंद्र मोदी का ये जो भाईचारा है, जो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और ये जो नए अब राजेश एक्सपोर्ट के मालिक है राजेश भाई, इनके साथ में दोस्ती है, यही भारत को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने सवाल उठाया कि एलआईसी के पैसे को इतने बड़ी संख्या में क्यों लगाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एलआईसी का पैसा सुरक्षित माना जाता है तो उसको सुरक्षित जगह पर लगाया जाना चाहिए। ऐसी फर्जी कंपनियों में पैसा लगाने की इजाजत कौन दे रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ
चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडी के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, पटना के कदम कुआं के अंदर जो मामला दर्ज किया गया है, इस पर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे के बाद कार्रवाई की गई थी और फायरिंग का वीडियो सामने आने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे खान सर के खिलाफ एफआईआर पर सवाल पूछा गया तो वो बसते दिखाई दिए और कहते हैं कि जिनकी भी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने लोगों की घोषणा की है, यानी उम्मीदवारों की घोषणा की है। दोस्तों, इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी ने इनको टिकट भी दिया था आसनसोल से चुनाव लड़वाने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि बंगाली महिलाओं को लेकर अभद्र गाने गाए हुए हैं, तो इस बात को लेकर जोरदार विरोध हुआ। दोस्तों, इसके बाद पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने चले गए थे और अब एक बार फिर से विवादित गाने गाने वाले, अभद्र गाने गाने वाले लोगों में सबसे जो टॉपर है दोस्तों, उसमें पवन सिंह का नाम है। और पवन सिंह अब ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय बनने जा रहे हैं, यानी बीजेपी ने इनको एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों, पवन सिंह के साथ साथ संजय मयूख और अनिल ठाकुर के साथ साथ शीला पंडित को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की इस लिस्ट में दोस्तों आपको जो अखिलेश यादव बोलते हैं पीडीए समाज का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। सारे समाज के लोग होने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इसमें पीडीए समाज का व्यक्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि बिहार में उसने एक कुशवाहा समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है, तो भाजपा ये जो 4 लोगों को उतार रही है, इसमें एक भी पीडीए समाज से क्यों नहीं है? इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय बनाए जाने के लिए, उम्मीदवार बनाए जाने पर जो भी आपकी राय है लिखकर जो बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।